लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। अब हमने पढ़ना है वेज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने तरीके होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मल और सेकंड है हमारे पास इनफॉर्मल वे। ठीक है, फॉर्मल कौन सा होता है। फॉर्मल होता है एक बाज़ाब्ता यानी कि स्ट्रक्चर वे, जिसमें हम तहकीक या जो अब नज़रिया होता है जिस पे पहले रिसर्च हो चुकी हो उसके मुताबिक हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम गिब्स मॉडल या हम जोन्स का मॉडल इस्तेमाल करेंगे या फिर रोल्फ का। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, गैर रस्मी, जिसमें हम हमारी अपनी खुद की सोच और ख़ुद का तजर्बा शामिल होता है। जैसे कि एक टीचर जो है वो पढ़ा चुका है और घर जाके वो सोचे कि आज मैंने क्लास को पढ़ाया है तो क्या क्लास को समझ आई या क्लास बोर थी, अगर क्लास बोर क्यों थी, या जो क्या क्लास ने मेरे इस लेक्चर में इंटरेस्ट लिया, अगर नहीं लिया तो वो क्यों नहीं लिया। ठीक हो गया। आगे हमारे पास मोड्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदाज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस के दौरान, टीचिंग के दौरान ही या लेक्चर के दौरान ही हम सोचें कि क्या ये वाला मेथड काम कर रहा है, बच्चों को समझ आ रही है। हम क्या करेंगे, बच्चों की फेस की तरफ देखते हैं कि अगर तो वो बोर हो रहे हैं, मतलब उनको लेक्चर की समझ नहीं आ रही, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। अगर उस मेथड से भी काम नहीं चल रहा तो हम जो है वो ग्रुप वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन प्रैक्टिस, यानी कि लेक्चर के बाद फ़ौरन बाद सोचना कि मैंने आज कौन सी गलती की है और मुझे किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी गलती देखना कि मैंने आज के लेक्चर में कहाँ गलती की है। ठीक है, या तो मैंने एक लंबा लेक्चर डिलीवर कर दिया है या मैंने शॉर्ट लेक्चर डिलीवर किया है, कहाँ मसला आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर प्रैक्टिस, यानी कि लेक्चर के बाद घर जाके सोचना कि मैंने मुस्तकबिल में, माजी में मैंने ये वाली गलतियाँ की हैं तो मैंने मुस्तकबिल में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, अपने तजर्बे को इस्तेमाल करके आपने मुस्तकबिल के लिए प्लान्स बनाने हैं या नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए प्लान्स बनाने हैं कि मैंने ये वाली गलती नहीं करनी। जैसे कि आपने पिछली बार क्या किया, बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, उनको प्रैक्टिकल करवाना है, उनको अपने साथ एक्स्ट्रा मटेरियल लेके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के फ़ायदे कौन कौन से हैं टीचर्स के लिए, उनको बयान करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या होता है कि अगर हम एक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से दूसरा मेथड अडोप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे दूसरा मेथड अडोप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, जो टीचिंग मेथड होते हैं उसमें बेहतरी आती है, उसमें तरक्की आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, बेहतर फैसला करना। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, रिफ्लेक्शन से हमें ये भी फैसला करना आसान हो जाता है। ठीक है। आगे हमारे पास अवेयरनेस ऑफ बिलीव्स एंड एजम्पशंस। हम जो एक टीचर है वो क्या सोचता है और वो क्या अज्यूम कर लेता है, फ़र्ज़ कर लेता है कि जो वो मेथड इस्तेमाल कर रहा है ना उससे सब बच्चों को समझ आ रही है। लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करता है तो उसको समझ आता है कि हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी मेथड से उसको समझ आ रही हो सकता है कि वो अगर आप कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करें तो तभी उसको समझ आए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक टीचर ने क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होता है। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है वो बगैर किसी खौफ के टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टीचर जो है वो क्लास को टीचर फ्रेंडली बनाता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस ऑफ बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि टीचर जो है वो अनइंटेंशनली कुछ बच्चों को ज़्यादा फेवर कर रहा होता है और कुछ को नहीं। अब जैसे क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो जो एक टीचर है ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और टीचर की कोशिश होगी कि वो जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि एक जो बाइस वाला सिस्टम है ना, फेवरेटिज्म वाला, वो ख़त्म हो जाता है। आगे है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल नॉलेज। अवेलेबल नॉलेज से क्या मुराद है कि जो आपने पिछले तजर्बे से सीखा हो। अगर आपने पीछे कोई क्लास ली थी तो उसमें आपने अगर कोई गलती की थी तो नेक्स्ट टाइम आपने वो गलती नहीं करनी। तो आप क्या करते हो, अपने जो पिछले तजर्बात होते हैं, जो नए पुराने तजर्बात होते हैं, उनसे सबक सीखते हो और फिर अपना जो क्लास है, अपनी जो टीचिंग है उसमें बेहतरी लेके आते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। रिफ्लेक्शन का एक फ़ायदा यह है कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो सीखने के मौके हैं, वो बढ़ जाते हैं। रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कौन सी सरगर्मियाँ बच्चों को ज़्यादा इंगेज करती हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जिस सरगर्मी से या जिस एक्टिविटी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, टीचर वही सरगर्मियाँ नेक्स्ट टाइम भी क्लास में यूज़ करता है। ठीक हो गया। प्रोविज़न ऑफ गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क।
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से टीचर को है वो गाइडेंस मिलती है, किस चीज़ की गाइडेंस मिलती है कि मैंने क्लास में कौन सी चीज़ें करनी है, मैंने अपना रवैया कैसे रखना है, मैंने अपना स्टाइल कैसे रखना है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपने देखना है कि मैंने मेथड कौन से यूज़ करने हैं जो इफेक्टिव हैं, और ये सारी चीज़ें टीचर को सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग इमीडिएट इमोशंस। इमीडिएट इमोशंस से क्या मुराद है कि अगर क्लास में कोई बच्चा शोर करता है तो आपने फ़ौरन से या रद्द-ए-अमल शो नहीं करना, बल्कि आप क्लास के बाद या उसको अलहदा से जाके समझाएंगे, ठीक है। फ़ौरन से आपने गुस्से का इजहार नहीं करना या किसी और इमोशन का इजहार नहीं कर देना, ठीक है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्लास में आपके पास जौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने उसको रिफ्लेक्शंस के ज़रिए दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं तो आपने बाद में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से सोचना है कि मैंने जो बच्चे हैं क्लास में शोर क्यों कर रहे थे, क्या मेरा टीचिंग मेथड नहीं सही था, क्या मेरे लहजे में, क्या मेरा रवैया अच्छा नहीं था। तो आपने सारी चीज़ें सोच के उसके बाद रिएक्ट करना होता है और उसके बाद आपने प्लान्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन रिसर्च। अच्छा, एक्शन रिसर्च क्या होती है? ये ऐसी रिसर्च है जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। आप ना सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करते हो बल्कि क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढते हो। ढूंढने के बाद आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन भी ढूंढना होता है या ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एक्शन रिसर्च। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है आपका, ठीक है, उसमें भी आपको एक्शन रिसर्च के ज़रिए अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने क्लास में जाना होता है, आपने देखना होता है कि क्लास में कौन कौन से मसाइल मौजूद हैं। अगर आपने मसाइल ढूंढ लिए, उसके बाद आपने उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैं क्लास में गई, मैंने देखा क्लास में बच्चों को नहीं पता कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स कौन सी होती हैं, कारोबारी सलाहियत कौन सी होती हैं। तो आपने बच्चों को कारोबारी सलाहियत वाले तरीके बताने हैं या उनको सिखाना है कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होती हैं। तो आप डिफरेंट मेथड यूज़ करके उनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स सिखाएंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एक्शन रिसर्च। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो रिसर्च होती है उसमें हम सिर्फ मालूमात इकट्ठी करते हैं, ठीक है, इतने तक। और जो एक्शन रिसर्च होती है उसमें हमने तहकीक भी करनी होती है, यानी कि रिसर्च भी करनी होती है, और सर्च के साथ साथ हमने मसले का हल भी ढूंढना होता है। आगे हमारे पास एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में एक्शन रिसर्च क्या है? एजुकेशन में एक्शन रिसर्च वो है जिसमें एक टीचर खुद ही देखता है कि क्लास में कौन सा मसला है, फिर उसने उस पर खुद ही रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, और फिर उसको बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाना होता है, ठीक है। तो ये एक्शन रिसर्च है। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी इम्पोर्टेंस में क्या आएगा कि प्रमोट रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कि हम अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, कि हम पढ़ाने के बाद सोचते हैं कि हमने कोई चीज़ अगर इसमें मिस तो नहीं कर दी या हमने कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं बताई, ठीक है। एक्सपैंड पेडागोजिकल नॉलेज, जो हमारा टीचिंग मेथड्स होते हैं या जो पढ़ाने का तरीका होता है, हम वो एक्सपैंड होता है। हम देखते हैं कि अगर एक बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आई तो हम नेक्स्ट डे दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, अगर उस मेथड से भी समझ नहीं आ रही तो हम तीसरा मेथड यूज़ करेंगे। इस तरह हम डिफरेंट जो टीचिंग मेथड है वो इस्तेमाल करते हैं। इन्हांस टीचर ऑटोनमी, इससे क्या होता है, एक्शन रिसर्च से क्या होता है कि जो टीचर है वो खुद मुख्तार हो जाता है, वो अपने फैसले सारे खुद करता है, उसको पता होता है कि मैंने कहाँ गलती की है और वो उसको उसी वक्त दुरुस्त कर लेता है और नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रिपेयर होके आता है, ठीक है। आगे हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? इंटेग्रेटेड, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा लेके चलता है, चीज़ों को आपस में जोड़ता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका हमने प्रॉब्लम भी ढूंढना होता है, तो हम जो अमल होता है और तहकीक होती है उसको एक साथ लेके चल रहे होते हैं। आगे है रिफ्लेक्टिव, यानी कि अक्स हो गया हमारा, यानी कि जो एक्शन रिसर्च है वो रिफ्लेक्टिव है, इसमें सोचने और सीखने वाला अमल शामिल होता है, ठीक है। हमारी इसमें लर्निंग एबिलिटी और जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बेहतर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें लचकदार होता है, हम इसको हालात के मुताबिक बदल सकते हैं। आगे हमारे पास एक्टिव, यानी कि इसमें जो है वो जो एक रिसर्चर होता है वो खुद पार्टिसिपेट करता है, या जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। रेलिवेंट, एक्शन रिसर्च है वो रेलिवेंट होती है, यानी कि हम अगर हमें क्लास में कोई मसला है तो हम उसको एक्शन रिसर्च यूज़ करते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये असल और अहम मसले पर मबनी होता है, यानी कि जिन चीज़ों को हम फेस कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, हम उनको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिकल, यानी कि एक साइकिल होता है, एक चक्कर होता है, ये इसको हम बार बार दोहरा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास फोकस्ड, यानी कि जो असल मसला होता है ना उस पे ये फोकस करता है। ठीक है। कोलैबोरेटिव होता है, यानी कि हम इसमें बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल रहे होते हैं। आगे हमारे पास प्लान्ड, इसमें हमारे पास जो है एक मुकम्मल मनसूबा होता है, तो हम मनसूबे के साथ जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक होगा, ये थी इसकी कुछ खसूसियात। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग, यानी कि हम मसले को ढूंढते हैं कि मसला क्या है। कलेक्टिंग, यानी उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एनालाइजिंग, फिर हम जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसके बारे में सोचते हैं, उसको इसका तज्ज़िया करते हैं। कम्युनिकेटिंग, हम इसको दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं कि ये वाला मसला है, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक मसले के एक से ज़्यादा सोल्यूशन बनाए जाते हैं। उसके बाद हम टेकिंग एक्शन, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं और जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं किसी एक सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर उस सॉल्यूशन से वो मसला हल नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमारे पास है स्टेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च की। फर्स्ट स्टेज है इसका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, हमने सबसे पहले मसले को पहचानना है और फिर इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो मैंने देखना है कि क्लास में बच्चे एब्सेंट क्यों हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक्टिंग। मैंने प्लान बनाना है ताकि जो बच्चे क्लास में गैर हाज़िर ना हों। मैंने प्लान बनाया कि अगर कोई बच्चा पूरे 30 दिन क्लास में रहेगा, कोई एब्सेंट उसकी नहीं होगी, तो मैं उसको कोई इनाम दूँगी। ठीक है। तो मैंने ये वाला प्लान बनाया। आगे है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में मैंने क्या करना है, मैंने एनालाइज करना है कि जो प्लान मैंने बनाया है क्या इसके मुताबिक बच्चे जो है वो क्लास में मौजूद थे या नहीं, क्या बच्चों की गैर हाज़िरियाँ उतनी ही थी या थोड़ी कम हुई। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग। इसमें मैंने एवेलुएट करना है कि जो मेथड मैंने यूज़ किया क्या उससे बच्चों की एब्सेंटीज़ कम हुई या नहीं। अगर तो कम नहीं हुई, अभी भी उतनी ही हैं, तो मैं कोई नया मेथड यूज़ करूँगी जिससे बच्चों की एब्सेंटीज़ क्लास में कम हो जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉमिस ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में किस बात पर जोर दिया गया, वो था टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। अगर टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होगी और जदीद होगी तो ही वो जो फीचर्स चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए वो तैयार होंगे। ठीक है। सबसे पहले है कंटेम्प्रेरी डिलेमास फॉर टीचर्स एजुकेशन। बहुत सारे क्लासरूम ऐसे होते हैं जिनमें टीचर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएँ जिनमें टीचर्स को ये सिखाया जाए कि उन्होंने क्लास को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो प्रोग्राम हैं वो बनाया जाए जहाँ पे टीचर्स की जो तरबियत है, उनको जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए। यानी कि 21st सेंचुरी में इस बात पर जोर दिया गया था कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज फॉर टीचिंग। जो एक टीचर है उसको पढ़ाने का तरीका है, उसका इल्म होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट होना चाहिए। उसका जो सब्जेक्ट है उसमें उसको पता होना चाहिए कि उसका कैरिकुलम क्या है, उसका निसाब क्या है, उसमें मवाद कितना है और जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम डिज़ाइन एंड पेडागोजीज़। अब जो एक टीचर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड आना चाहिए ताकि अगर क्लास में किसी एक बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आ रही तो वो जो टीचर है वो सेकंड मेथड अडॉप्ट कर ले। ठीक है। तो जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए एक टीचर के पास। कोहेरेंस एंड इंटीग्रेशन। अच्छा, कोर्स वर्क क्या होता है? कोर्स वर्क होता है हमारा जैसे 9th क्लास का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा कोर्स होगा, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसमें निसाब कौन सा होगा वो। और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या है, अमली तरबियत। यानी जो एक स्टूडेंट है क्लास में सीख रहा है, अगर कोई टीचर उसको पढ़ा रहा है तो उसने प्रैक्टिस भी करनी है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है या उसने उसका प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। तो कोर्स वर्क और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये था हमारा 9th चैप्टर। तो इसी के साथ जो हमारी बुक है 8626 वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसके 6 या 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो ये इनफ है। 6 चैप्टर इनफ होते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक किया करें, इससे एक इनकरेज मिलती है। ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।